Greetings everyone, and today we are starting with ledger accounts under stock and debtor system. In your last video we have understood stock and debtor system in detail. कि stock and debtor system में basically what we have to do is that in the books of head office all transactions of branch are to be recorded. मतलब head office branch की अलग से, मतलब ब्रांच को अलाउ नहीं कर रहे हैं एंट्रीज करना, बट अपनी बुक्स में ब्रांच के अलग से सारे ब्रांच की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा. नाउ बी इट देयर जॉइंट ट्रांजैक्शंस, मतलब हेड ऑफिस और ब्रांच की ट्रांजैक्शंस हैं, ब्रांच की इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हैं, या ये इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस हैं जिनको फिर डायरेक्ट मोड में लाके रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, सो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हेड ऑफिस प्रिपेयर्स ऑल रेलिवेंट अकाउंट्स फॉर द ब्रांच. एक बार उसके सारे अकाउंट्स बन जाते हैं देन इट कैलकुलेट्स इट्स प्रॉफिट और लॉस बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पार्ट 1 एंड 2, या हम इसको एडजस्टमेंट एंड P&L अकाउंट बोलते हैं. जैसे नॉर्मली जो हमारे बिजनेसेस में फाइनल अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, तो आप ये कह सकते हो कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको रिप्लेस कर दिया है एडजस्टमेंट अकाउंट से. सो ट्रेडिंग अकाउंट या एडजस्टमेंट अकाउंट कहेंगे कि हम ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए बनाते हैं. उसके बाद P&L अकाउंट एज यूजुअल, उसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं और हम अकाउंट में से प्रॉफिट सॉल्व करते हैं ब्रांच का. ठीक है ना. सो हेड ऑफिस विल बी मेंटेनिंग ऑल अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच. सो रिमेंबर सारी वर्किंग हेड ऑफिस की बुक्स में होनी है, और ब्रांचेस को सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो उनकी लोकेशन होती है उसको एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं. सो अगर आपके पास दिल्ली में ब्रांच है तो सारे अकाउंट्स के आगे दिल्ली ब्रांच आएगा, दिल्ली ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दिल्ली ब्रांच कैश अकाउंट, है ना. और इफ़ यू हैव अनदर ब्रांच एट पुणे तो उनके अकाउंट्स के आगे पुणे वर्ड आएगा, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी ब्रांच एंड इट्स अकाउंट. सो दीज अकाउंट्स आर ट्रांजैक्शन बेस्ड अकाउंट्स. ट्रांजैक्शन बेस्ड अकाउंट का मतलब होता है कि जो हमें ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं थ्रू आउट द ईयर, उनके बेसिस पर ये अकाउंट बनाए जाते हैं. सो सारी ट्रांजैक्शंस इनके थ्रू रिकॉर्ड होती हैं. सो एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ ड्यूअल इफेक्ट, तो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही होगी, इनमें आएगी. ठीक है, उसके बाद हम अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स टू डिटरमिन प्रॉफिट और लॉस, जैसे हम नॉर्मल बिजनेसेस के बनाते हैं, बस नाम में फ़र्क है. यू मे आइदर हैव अकाउंट adjustment account part 1 and 2, or you may have branch adjustment account P&L. ओके, P&L अकाउंट. सो या तो हम ये बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट अकाउंट पार्ट 1 एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पार्ट 2. ब्रांच साथ में आएगा जो भी ब्रांच का नाम है. ओके, या हम पार्ट 1 को एज इट इज़ रखते हैं और पार्ट 2 जो है उसको P&L अकाउंट बोलते हैं. सो जैसे हमारा नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स में आता था ना, हम इस तरह से बनाते थे कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये वही है, ट्रेडिंग अकाउंट को रिप्लेस कर दिया है हमने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से. ठीक है, और P&L एज इट इज़ रख लिया. तो जो पर्पज़ है दोनों अकाउंट्स के वही हैं. एडजस्टमेंट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पज़ है कि हम ट्रेडिंग प्रॉफिट सॉल्व करें, और P&L अकाउंट बनाने का पर्पज़ क्या है कि हमें नेट प्रॉफिट सॉल्व करना है. सो आपको ये पता है कि यहाँ जो ट्रेड की वजह से प्रॉफिट है, मतलब जो सेलिंग प्राइस पे हम जो कॉस्ट से ऊपर जो चार्ज करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट होता है. ठीक है, इसे ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं. और इसमें अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो वो लिखा जाता है. बट P&L में क्या करते हैं, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे आपके एक्सपेंसेस हैं ऑफिस के एंड एडमिनिस्ट्रेशन के, आपके सेल्स के एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, आपके डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, या आपके पास कुछ पेटी एक्सपेंसेस हैं, या आपके डेटर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं. सो सारे एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट हैं दे कम इन दिस अकाउंट. ऑन द अदर साइड यू रिकॉर्ड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम प्रीवियस वन, एंड देन यू रिकॉर्ड एनी इनडायरेक्ट इनकम इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम, है ना.
तो ये वो फॉर्मेट है जो हम पहले से जानते हैं, हमें पता है दैट वी मेक दी अकाउंट्स लाइक दिस. सो अब इसी में हमें स्लाइट चेंजेस करने होंगे टू मेक दी अकाउंट्स फॉर ब्रांच. सो बिफोर वी टेक अप दीज अकाउंट्स, लेट अस कंसिडर द फॉर्मेट्स ऑफ दीज अकाउंट्स. अब देखो, जब आप क्वेश्चन करते हो कोई भी सॉल्व, जर्नल एंट्री आप समझ चुके हो. जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करोगे तो ये सारे अकाउंट्स ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगे. बट इन अ गिवन क्वेश्चन इन एग्जाम्स हमें एंट्रीज और अकाउंट्स इकट्ठे नहीं आते, बिकॉज दैट विल बी अ वेरी लेंदी प्रोसेस. और आपके पास तो 30 मिनट्स 25 to 30 मिनट से ऊपर टाइम नहीं होता एक क्वेश्चन करने का. सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमें हर अकाउंट के फॉर्मेट अच्छे से आने चाहिए. फॉर्मेट इज़ नथिंग बट द ट्रांजैक्शंस और उनकी प्लेसिंग. ठीक है. अब इसमें भी जो आपका स्टॉक अकाउंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट है, क्योंकि इसके थ्रू हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है. आपको पता है कि ब्रांच को स्टॉक जो है वो इनवॉइस प्राइस पे भेजा गया है. सो इसमें एक प्रॉफिट का कंपोनेंट, सीक्रेट प्रॉफिट कह लो या लोडिंग कह लो, ये कंपोनेंट इसमें ऑलरेडी है. सो हमें वो कंपोनेंट इस अकाउंट में से निकालना है. ठीक है. इसके बाद डेटर अकाउंट भी रेलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं. जैसे यू माइट बी हैविंग डिस्काउंट, यू माइट बी हैविंग बैड डेट्स, फिर आपको इसमें कैश कलेक्शन भी लिखनी होती है, आपको क्रेडिट सेल भी लिखनी है, सेल्स रिटर्न भी लिखना है. सो मैनी अ टाइम्स टू फाइंड आउट द मिसिंग अमाउंट्स हम ये अकाउंट भी बना लेते हैं. ठीक है. बाकी इतने रेलेवेंट नहीं है. जैसे फिक्स्ड एसेट अकाउंट है, यूजुअली इसमें आपके सिंपल क्वेश्चंस में क्या है, डेप्रिसिएशन होता है, तो वो तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसको बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है. कैश अकाउंट है तो इसमें रेमिडेंसेस सॉल्व होती हैं. पेटी कैश है, पेटी एक्सपेंसेस के लिए बना सकते हैं. सो जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना अकाउंट बना लो. फाइनली ये जो एक्सपेंस अकाउंट होता है ना, दिस इज़ फॉर क्लबिंग ऑफ एक्सपेंसेस. जो आपके डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, तो उनको क्लब करने के लिए हम ये अकाउंट बना देते हैं. ऑल राइट. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास दो और अकाउंट्स हैं जो कि हेड ऑफिस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, जिससे हेड ऑफिस को ये पता चलता है कि व्हाट इज़ द नेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, कि जो हमने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं उसका नेट प्राइस कितना है. और एक होता है स्टॉक रिजर्व अकाउंट. स्टॉक रिजर्व अकाउंट जो है इट इज़ अ वैल्यूएशन अकाउंट. वैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है कि जो आपने स्टॉक लिखा है ये इनवॉइस प्राइस पे है, इसको वैल्यू इनवॉइस प्राइस पे किया है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर हमें स्टॉक को किस पे शो करना है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लीस्ट. एंड वी नो दैट मोस्टली कॉस्ट प्राइस इज लेसर. वो कुछ डैमेज्ड गुड्स होते हैं जिसमें सेलिंग प्राइस कम होगी, अदरवाइज तो आप ज़्यादा पे ही बेचोगे ना. सो ये जो इनवॉइस प्राइस पे आपका स्टॉक है इसको वैल्यू करना है कॉस्ट पे, मतलब इसकी लोडिंग को हटाना है. लेकिन हम ऐसे रफ अकाउंट तो नहीं बना रहे ना कि अब हम इनवॉइस प्राइस काट दें और उसकी कॉस्ट प्राइस लिख दें. तो हमें क्या करना है, जो इसकी लोडिंग है, जो इसमें इंक्लूडेड है, जो हमें हटानी है, वो हमें इक्विवेलेंटली ऑपोजिट बैलेंस शो करना है. तो स्टॉक का अगर डेबिट बैलेंस है तो स्टॉक रिजर्व में एक क्रेडिट बैलेंस होगा जो लोडिंग को रिप्रेजेंट करेगा. सो फाइनली बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो बैलेंस शीट में जब आप ब्रांच स्टॉक लिखेंगे इनवॉइस प्राइस पे, तो साथ में वहाँ से स्टॉक रिजर्व कि इस स्टॉक में इतनी लोडिंग है वो काट के कॉस्ट प्राइस आपकी बुक्स में आ जाता है. सो ये वैल्यूएशन अकाउंट्स हैं, ये भी रेलेवेंट है. अब पर एक क्वेश्चन में हम कितने इंपॉर्टेंट नेसेसरी अकाउंट्स क्या हैं. नेसेसरी अकाउंट्स हमारे स्टॉक अकाउंट है, डेटर अकाउंट है, और ये एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L अकाउंट, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. ये मेन आपके अकाउंट्स हैं. बाकी के अकाउंट्स आप तब बनाओगे जब आपका क्वेश्चन कहेगा, अदरवाइज नहीं बनेंगे. और एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये अकाउंट हमारे बनते हैं एक्रूवल बेसिस पे, क्योंकि अब आप पूरा डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो. सो एक्रूवल बेसिस का मतलब है जब भी यहाँ पर एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है ना, उसमें आपको आउटस्टैंडिंग ऐड करना है और प्रीपेड माइनस करना है. सो ये सारे एक्सपेंसेस में एक्रूवल बेसिस फॉलो करना है. ये मैं दोबारा भी बताऊंगी जब हम अकाउंट बना रहे होंगे. ऑल राइट. सो ओके, नाउ लेट अस मूव टू द फॉर्मेट्स. अब हम फॉर्मेट समझते हैं कि अकाउंट्स के बनते कैसे हैं. सो वील स्टार्ट विद द ब्रांच स्टॉक अकाउंट. अब जर्नल एंट्री की हो तो हमारे को अकाउंट बनाना हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है, हमें सीधे अकाउंट्स बनाने हैं.
ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. नंबर वन, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन इनवॉइस प्राइस बेसिस. दैट इज़, इसमें सारी स्टॉक की इंफॉर्मेशन इनवॉइस प्राइस पे होती है, बट ऑफ कोर्स सेल आपने किस पे की है, सेल प्राइस पे, तो सेल सेलिंग प्राइस पे शो हो रही होगी, बाकी सब कुछ इनवॉइस प्राइस पे है. ठीक है, तो अब स्टॉक बीइंग अ रियल एसेट, इसमें जो भी इंक्रीज होती है वो डेबिट साइड आती है, और इफ़ योर स्टॉक इज़ रिड्यूसिंग, ब्रांच में स्टॉक कम हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आता है. नाउ यू कंसिडर कि एक ब्रांच हमने क्यों बनाई है, कि हम ब्रांच को स्टॉक भेजेंगे और वो उसको सेल करेगा. ठीक है ना. तो अब स्टॉक में किस तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी. ओके, तो थोड़ा सा यू कैन पॉज द वीडियो और सोच सकते हो कि जस्ट गिव इट अ थॉट कि कितनी ट्रांजैक्शंस होंगी स्टॉक की. ओके, सो उसके बाद आप फिर यहाँ वापस इसको स्टार्ट कर लो, एंड देन यू कैन सी कि हमारी थिंकिंग एग्जैक्ट है, मैच करती है. अब ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये आप लिख दोगे. ठीक है, अब ब्रांच में स्टॉक कहाँ से आएगा, प्लस क्यों होगा, ब्रांच का स्टॉक क्यों बढ़ेगा. ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा जब आप ब्रांच को गुड्स भेजोगे. सो गुड्स आर सेंड टू ब्रांच, या तो डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस, या वो भेजे जाते हैं बाय अदर ब्रांचेस. हो सकता है कि आपकी ब्रांच के पास स्टॉक कम है, तो दूसरी ब्रांचेस जो हैं उनको हेड ऑफिस ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि भैया इनको गुड्स भेज दो, तो आपको गुड्स मिल गए, गुड्स आ गए आपके पास, है ना. सो डायरेक्टली भी आ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं. इनको आप इंटरनल कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में भी टोटल लिख सकते हो. ये आ गया स्टॉक. अब आपका स्टॉक जाएगा कहाँ, मतलब माइनस क्यों होगा, कम क्यों होगा ब्रांच में स्टॉक. it will be reduced when you sell. now if you sell goods on cash basis, तो आपके पास आ जाएगी ब्रांच कैश अकाउंट. आपका पैसा आएगा और वो किस अकाउंट में जाएगा, कैश अकाउंट में. अप्रोप्रिएट अकाउंट नेम हमें क्यों लिखने हैं, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम में सारे अकाउंट्स बन रहे हैं. अब ये एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट नहीं है कि हमने कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट में बना ली. दिस इज़ अ प्रॉपर स्टेटमेंट अंडर डबल एंट्री सिस्टम. सो एवरी अकाउंट नेम शुड बी करेक्ट. अच्छा, आप कैश में भी सेल कर सकते हो, क्रेडिट में भी कर सकते हो. आप कैश में सेल करते हो तो ब्रांच कैश अकाउंट आता है, बट व्हेन यू मेक क्रेडिट सेल्स, तो किस अकाउंट में पैसा लिखें. जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हमें डेटर्स मिलते हैं. ठीक है, सो वो क्रेडिट सेल आ जाएगी डेटर्स के अकाउंट में. अब रिमेंबर, इट इज़ सेलिंग प्राइस, रादर आई मीन आई शुड यूज द अमाउंट्स दैट वी विल बी रिकॉर्डिंग. ओके, अमाउंट लिखती हूँ मैं. यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस किसका आया, इनवॉइस प्राइस पर आना चाहिए. गुड्स सेंट टोटल करके इनवॉइस प्राइस पे, लेकिन सेल्स किस पे हो रही हैं, सेलिंग प्राइस पे. अब स्टेटमेंट तो है नहीं कि हम इसको आर्बिट्रेरीली इनवॉइस में डाल दें और लिख दें, वो नहीं हो सकता. हमें तो सेलिंग प्राइस ही लिखनी होगी, एंड देन वी विल हैव टू सी कि अगर इसमें इनवॉइस से डिफरेंस है, कुछ कंपोनेंट का डिफरेंस है, तो उसे कैसे रिकॉर्ड करें. आप डायरेक्टली कट नहीं कर सकते हो. ठीक है, अब इन्हीं से रिजल्टेंट जो दो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कि जो आपको गुड्स मिले आप उनको रिटर्न भी कर सकते हो और आपकी सेल्स भी रिटर्न हो सकती हैं. सो क्या आ जाएगा, ब्रांच कैश अकाउंट अगर आपने सेल्स रिटर्न की हैं. ठीक है, और आ जाएगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट अगर आपके क्रेडिट सेल्स रिटर्न है. अब क्रेडिट सेल्स रिटर्न डायरेक्टली टू ब्रांच भी की जा सकती हैं, और आपका कस्टमर जो है वो हेड ऑफिस को भी कर सकता है. इनफैक्ट ये दोनों केसेस में एप्लीकेबल है. तो रिटर्न कहीं से भी हो, अगर गुड्स रिटर्न हो रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे, और ये किस पे है, सेलिंग प्राइस पे. ठीक है, सेल रिटर्न हो रही है तो सेलिंग प्राइस ही कम होगा ना, उतना ही पैसा वापस देना पड़ेगा ना. आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैंने सेल 150 पे की, अब कस्टमर आपके पास आ रहा है गुड्स वापस करने, तो आप कहेंगे कि नहीं मैं तो इनवॉइस प्राइस कट करूँगा. सेल रिटर्न तो सेल प्राइस पे ही होगी. अब जैसे आपको गुड्स मिले हैं, आप गुड्स रिटर्न भी कर सकते हो. सो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, रिटर्न ऑफ गुड्स. रिटर्न्स आप डायरेक्टली कर सकते हो हेड ऑफिस को, रिटर्न आप कर सकते हो अदर ब्रांचेस को, किसी और ब्रांच को भी रिटर्न कर सकते हैं ना, क्योंकि आपका हेड ऑफिस आपको कह सकता है कि कुछ गुड्स सो एंड सो ब्रांच को भेज दो, तो आपने दूसरों को दिए,
आपका स्टॉक कम हुआ। जब आप दूसरे ब्रांच से ले रहे हो तो आपका स्टॉक प्लस हो रहा है, यहाँ आ रहा है। व्हेन यू सेंड इट, इट इज़ क्रेडिटेड। अच्छा, कई बार आपके कस्टमर डायरेक्टली हेड ऑफिस को भेज देते हैं, तो ये रिटर्न्स टू हेड ऑफिस बाय डेटर्स, आपके डेटर्स ने अगर सीधे उनको भी रिटर्न कर दिया ना, तो वो भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न आएगा अब इनवॉइस प्राइस पे, ये वर्किंग है आपकी। क्योंकि जब आप हेड ऑफिस से डील करते हो तो इनवॉइस पे करते हो, यहाँ अपने सेलिंग प्राइस पे, कस्टमर से डीलिंग सेलिंग प्राइस में। सो कभी भी ऐसा मत करना कि अगर कस्टमर ने हेड ऑफिस को डायरेक्ट गुड्स भेज दिए तो आप कहो जी ब्रांच में तो स्टॉक आया ही नहीं। देखो ना, हेड ऑफिस को उन्होंने भेज दिए तो आपकी ब्रांच के पास तो ना स्टॉक आया न गया, लेकिन हमें इसे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि जब हमारे पास गुड्स वापस आते हैं हम सेलिंग प्राइस कम करते हैं उनके अकाउंट में से, सो इट शुड बी रिकॉर्डेड। बट व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू हेड ऑफिस हम उसे इनवॉइस प्राइस पे रिटर्न करते हैं। ठीक है, सो ये हो गई हमारी नॉर्मल जो स्टॉक की ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमने अब तक पढ़ी हैं। सो एंड में हमारे पास क्या आ जाता है, बैलेंस। या तो हमारे पास स्टॉक इन हैंड होगा, हमारे पास हाथ में है मतलब बच गया हमारे स्टोर्स में है, या ये स्टॉक हो सकता है इन ट्रांजिट। देखो ना, आपके स्टॉक के अमाउंट्स तो मैचिंग होने चाहिए। ये अगर स्टॉक आपको मिला है तो या ये बिक गया है, या आपने वापस किया है, या आपके हाथ में है। तो अगर कुछ स्टॉक जो आपको सेंड किया था अभी मिला ही नहीं है, इन ट्रांजिट है, तो वो भी यहाँ आएगा। तो जो फिजिकल स्टॉक होता है वो कॉरिस्पॉन्ड करना चाहिए। सो नॉर्मली तो हमारा अकाउंट ऐसे आना चाहिए, इट शुड मैच, क्योंकि हम तो ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दे के भेजते हैं कि इनवॉइस प्राइस पे सेल कर दो। सो यूजुअली तो सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस सेम होती है, यूजुअली, हमेशा नहीं। ठीक है, सो होती सेम है। सो ये तो मैच कर जाना चाहिए ना, इतना स्टॉक आया, इस तरह से हमने इसको डील कर लिया कि कुछ वापस किया, कुछ सेल किया, कुछ बच गया, मिल गया। लेकिन इसके साथ साथ सो सिंपल क्वेश्चन में तो ऐसे अकाउंट बन जाएगा, मैच भी कर जाएगा। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक आ रहा है जा रहा है, लॉसेस भी तो होते हैं स्टॉक के, आपके एप्रिसिएशंस भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको ये कहा जाए कि आप गुड्स को सेल करोगे, इनवॉइस प्राइस पे भेज दिया एंड यू कैन सेल देम मे बी एट इनवॉइस प्राइस और मोर, तो इन दैट केस ये मैच नहीं कर रहे होंगे, तो आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। अगर यहाँ क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा है तो जब बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ डेबिट साइड में डिफरेंस बचेगा, है ना। तो हमारे पास स्टॉक के लॉसेस भी हो सकते हैं, स्टॉक के सरप्लसेस भी हो सकते हैं। अब जब लॉस और सरप्लस है, इसमें एक रीज़न जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमें सेपरेट कर लेना है हमेशा, वो होता है कि मॉनेटरी सरप्लस, ट्रेडिंग सरप्लस या ट्रेडिंग लॉस। जैसे आपका जो गुड्स है वो आपको भेजे गए हैं इनवॉइस प्राइस पे, और कुछ कस्टमर्स को आपने डिस्काउंट दे दिया ऑफ द इनवॉइस प्राइस, उनको इनवॉइस प्राइस से नीचे आपने गुड्स की सेल कर दी क्योंकि आपके हेड ऑफिस ने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी। तो ये जो आपने कम पे सेल की है, सिंपल सी टर्म यहाँ अकाउंट बना के बताती हूँ, स्टॉक आया 100 का, 100 कॉस्ट प्राइस थी, ये रफली लिख लेते हैं, हमें मिला 120 में कि इस पे सेल कर देना। फिर एक कस्टमर आया विच इज़ नोन टू हेड ऑफिस, और वो हेड ऑफिस का एक हमें लेटर पकड़ाता है, जी मुझे ना आपने 5% डिस्काउंट देना है। तो हेड ऑफिस की परमिशन से आपने उसको 5% डिस्काउंट के बाद, इसका 5% हुआ ना, सो इसमें 6 रुपीज़ का डिस्काउंट दे के आपने उसको 114 पे सेल कर दी। सिर्फ एक ही आइटम का मैं अकाउंट बना रही हूँ। ठीक है, अगर ये कोई डिस्काउंट ना देते, कोई सरप्लस नहीं होता, तो अकाउंट सीधे मैच करता। ठीक है, अब यहाँ आपने क्योंकि उसको डिस्काउंट दिया है ऑफ द इनवॉइस प्राइस, ठीक है, डिस्काउंट ऑफर किया ऑफ द इनवॉइस प्राइस, तो आपके अकाउंट में ये 6 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। अब ये 6 क्या है, क्या ये स्टॉक का बैलेंस है, इतना स्टॉक बचा है हमारे पास? नहीं, इट्स नॉट बैलेंस। ये हमारा जो इन्फ्लेटेड प्राइस था, जो लोडिंग थी, जो हमने प्रॉफिट सीक्रेट प्रॉफिट माना हुआ था, उसका नुकसान हुआ है। सीक्रेट प्रॉफिट मतलब जो आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट माना था उसका लॉस हो गया है। ये लॉस किसका है, इस ट्रेडिंग प्रॉफिट का, जो 20 रुपीज़ आप मान के चल रहे थे ना, उसका लॉस हुआ है। सो ये एक ट्रेडिंग लॉस है। सो जो ट्रेडिंग लॉस या गेन होते हैं वो हमें लिखने होते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। सो अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन है डिस्काउंट अलाउड या अलाउंसेस ऑफ द इनवॉइस प्राइस,
इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस के ऑफ करके उससे कम पे आपने जो दिया है, तो ये एक ट्रेडिंग लॉस है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट में आएगा, ये आप कर रहे हो खुद से। ठीक है, ऑल राइट। अब मतलब मैं इसको यहाँ ब्लू में लिख देती हूँ सो दैट यू रिमेंबर कि ये हमारी ट्रांजैक्शंस एडिशनल हैं। लॉस और प्रॉफिट की थोड़ी सी अलग रखते हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से लॉस की जगह पे आपको हेड ऑफिस ने कह दिया कि आप ना गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे सेल कर दो या इससे ज़्यादा पे सेल कर दो। अब क्या हुआ, आपने गुड्स बेचे 120 पे, इनवॉइस किए आपको। ठीक है, आपने सीक्रेट प्रॉफिट 20 रुपीज़ है, वो अभी आप अपने अंदर मन में रखिए। आपको अलाउ किया होगा इससे ज़्यादा पे सेल करना, मतलब ये अलाउ क्या करना होता है, ये तो मैनेजर को इनहेरेंटली पता होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा उतना उसका भी तो कमीशन वगैरह बढ़ सकता है, या वो सेफ रहेगा ना अपने बिजनेस में, ब्रांच बंद तो नहीं होगी ना, प्रॉफिट आएंगे। सो आप इसकी सेल कर देते हो 130 पे। अब क्या हुआ, अब डिफरेंस आ गया 10 रुपीज़ का। अब ये क्या नेगेटिव स्टॉक है भाई, और स्टॉक मिला है हमें, ऐड है ना, तो ये तो मॉनेटरी था ना, ये तो मनी की वजह से आया ना, तो इसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ये होता है एपरेंट प्रॉफिट, जो नज़र आ रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट है। सो अगर हमारे पास डिफरेंस इस साइड में आता है, ठीक है, ये यूजुअली डिफरेंस के साथ करते हैं, सो ये हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आ जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट या सरप्लस, ट्रेड सरप्लस। ट्रेड की वजह से फ़ायदा हो रहा है, गुड्स में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये हो गया ट्रेडिंग लॉस या ट्रेडिंग सरप्लस, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे ट्रेडिंग लॉस क्लियरली गिवन होगा। अब ये ट्रेडिंग सरप्लस कैसे आएगा, ट्रेडिंग सरप्लस की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये आपने क्या किया, सेल प्राइस जो ज़्यादा थी, ये आपका एपरेंट प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, नेट सेल्स कि कितनी सेल हुई हमारी, क्योंकि सेल पे प्रॉफिट मिलेगा, सेल रिटर्न पे कट भी जाता है, तो नेट सेल इनटू एपरेंट प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, कितने ज़्यादा पे बेचा, अपॉन सेलिंग प्राइस। क्योंकि ये तो आई हैड टेकन ओनली वन अकाउंट ना, वन आइटम, पर ये वन तो नहीं होंगी ना, हो सकता है कि आप 130 पर यूनिट पे सेल कर रहे हो और आपने 10 आइटम्स 20 आइटम्स तो बता ही नहीं होती हैं, हमें तो सेल बता रखा होता है। मान लो हमें जो गुड्स मिले इनवॉइस प्राइस पे थे वो 1,20,000 के थे, हमने सेल कर दी 1,45,000 की, तो इस सेल में कितना एपरेंट प्रॉफिट का कंपोनेंट है, कितना प्रोपोर्शन था। मान लो आपको ये कहा हुआ है 100 कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस है 120 और सेलिंग प्राइस है से 145, तो आपका एपरेंट प्रॉफिट का कंपोनेंट कितना है, 25। जब आप सेल करते हो ना 145 पे, इसमें 20 रुपीज़ का सीक्रेट प्रॉफिट है जो आपको पता ही नहीं है, और 25 रुपीज़ का नॉन प्रॉफिट है जो आपको पता है। ठीक है, सो ये जो ट्रेडिंग सरप्लस होता है ना, ये क्वेश्चन में बताया जाता है, मोस्टली बताया जाता है, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं कि इतने सेल पे ट्रेडिंग सरप्लस कितने, जितना आप इनवॉइस प्राइस से ऊपर बेचोगे उतना आपका प्रॉफिट है। तो ये सरप्लस हम सीधे लिख देते हैं किस में, एडजस्टमेंट अकाउंट में। सो चाहे ट्रेड का लॉस हो या ट्रेड का प्रॉफिट हो, वो हम लिखते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट में। अच्छा, अब आ जाते हैं और स्टॉक लॉसेज और गेंस पे। और कौन से स्टॉक के लॉसेज हैं, कुछ लॉसेज होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कुछ होते हैं एबनॉर्मल लॉसेज। एबनॉर्मल लॉसेज वो हैं जो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, विच इज़ नॉट इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और बिजनेस। ठीक है, नॉर्मल लॉसेज होते हैं जो आपके बिजनेस या प्रोडक्ट में नेचुरल है, कि जिस तरह के प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो ना, इट इज़ वेरी कॉमन कि ये लॉस होना ही है, या आपका बिजनेस ही इस टाइप का है। जैसे आपका बिजनेस है परफ्यूम्स का, आप परफ्यूम्स खरीदते हो बल्क में और उनको फिर छोटी छोटी बॉटल्स में ट्रांसफ़र करते हो, सेल करते हो। या ऑयल है, तो इसमें नॉर्मल है कि थोड़ी लीकेज होगी, स्पिलेज होगी, इवेपोरेशन होगा, इस तरह की चीज़ें नॉर्मल है। सो नॉर्मल लॉस जो होते हैं ये ट्रेडिंग लॉसेस माने जाते हैं, क्योंकि ये ट्रेड से रिलेटेड है, अलग से कहीं बाहर से नहीं आए हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं है, ये तो ट्रेड का पार्ट है। तो जो भी नॉर्मल लॉस दिया होगा उसे हम डायरेक्टली
इनवॉइस प्राइस मतलब पूरा लॉस हम सीधे एडजस्टमेंट में लिख देंगे। लेकिन अगर यही एबनॉर्मल लॉस हो, मान लो आपका लॉस ऑफ स्टॉक हो गया बाय फायर और इनवॉइस प्राइस ऑफ स्टॉक है 6,000 रुपीज़। अब 6,000 का लॉस हो गया। अब ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है, फायर की वजह से हुआ है। अब क्या होगा? नाउ इफ़ यू पुट दिस लॉस कि ये तो नॉर्मल तो था नहीं, ये तो ट्रेड का पार्ट नहीं था, तो ये कहाँ जाना चाहिए? ये P&L में जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 6,000 का लॉस है, क्या ये स्टॉक का लॉस है? इसमें से जो लोडिंग पार्ट है वो तो सिर्फ आपका सीक्रेट प्रॉफिट का लॉस हुआ है, मॉनेटरी लॉस हुआ है ना। तो लोडिंग आपका ट्रेड लॉस था कि आप सोच रहे थे जी ये सेल होगी तो हमें इस पे सपोज लोडिंग हमने यही ले ली 1/6 है लोडिंग, तो इसका 1/6 मुझे प्रॉफिट होना था। तो इसमें से जो रियल स्टॉक का लॉस है, जो स्टॉक का कॉस्ट का लॉस हुआ है, ट्रेड का लॉस हुआ 1,000 का और स्टॉक का लॉस हुआ 5,000 का। ठीक है, तो जो कॉस्ट है इसकी वो आपका एक्चुअल लॉस है, और जो आपका लोडिंग है वो कॉस्ट नहीं थी, वो स्टॉक का लॉस नहीं था, वो सिर्फ ऊपर का जो मनी था उसका लॉस हुआ था। ये जो दो चीज़ें हैं ना, इसको ध्यान से समझ लो कि हम जब इनवॉइस प्राइस लिखते हैं इसमें जो कॉस्ट है ना वो रियल स्टॉक है। ठीक है, और जो लोडिंग है वो स्टॉक नहीं है, वो तो सिर्फ आपका प्रॉफिट है। इट इज़ जस्ट मैटर कि ये सीक्रेट था। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना। अब ये तो नहीं कहोगे ना कि नुकसान हो गया। अब 100 रुपये की चीज़ है, आपकी वो चीज़ चोरी हो गई तो 100 का लॉस मानोगे ना। उसको आप इन्फ्लेट करके बुक्स में पहले दिखा दो 120 पे, फिर उसके बाद आप कह दो जी मेरा लॉस तो 120 का हो गया, कोई नहीं मानेगा। वो ये कहेंगे कि आपका लॉस 100 का हुआ है, 20 तो आपका प्रॉफिट था जो नहीं हुआ। ठीक है, सो क्या करते हैं एबनॉर्मल लॉस में, जो लोडिंग है ना वो एक्चुअली लोडिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस, लोडिंग आपकी स्टॉक का लॉस नहीं है। ठीक है, तो लोडिंग वाला पार्ट जो है वो हम एडजस्टमेंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट में से काटेंगे, क्योंकि वो तो ट्रेडिंग प्रॉफिट का लॉस हुआ है। और जो एक्चुअल स्टॉक का लॉस हुआ है वो हम डालेंगे P&L अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अब वन में से कि हमने फिर नॉर्मल लॉस को क्यों नहीं स्प्लिट किया? नॉर्मल में भी तो इनवॉइस थी, आप कर लो। लेकिन चाहे वो कॉस्ट हो चाहे वो लोडिंग हो, वो ट्रेड का पार्ट था। नॉर्मल लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेड, ऑलवेज रिमेंबर। सो नॉर्मल लॉस तो इन आपका एडजस्टमेंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट को ही वो अफेक्ट करेगा, तो उसे एडजस्टमेंट में ही जाना है। सो आप स्प्लिट करके भी डालेंगे तो भी उसे एडजस्टमेंट में ही लिखना है, तो क्या फ़ायदा ना, इकट्ठा डाल दो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कॉस्ट है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से थी, तो कॉस्ट तो आपके नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी, और लोडिंग आपका ग्रॉस प्रॉफिट, आपके ट्रेड का लॉस हुआ है, सो वो आपका एडजस्टमेंट में जाएगा। ठीक है, तो 3 तरह के लॉसेस आ सकते हैं। मॉनेटरी लॉस, जब आप सेल जो करते हो वो इनवॉइस प्राइस से नीचे पे करते हो। दूसरा है स्टॉक के लॉसेस, वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, अब नॉर्मल भी हो सकते हैं। सो नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट में, ट्रेड लॉस एडजस्टमेंट में, सिर्फ जो कॉस्ट होती है ना एबनॉर्मल लॉस की वो P&L में जाती है। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं सरप्लसेस पर। अब एक तो सरप्लस हो गया क्योंकि मॉनेटरी फ़ायदा हो रहा है, आप ज़्यादा पे चीज़ें बेच रहे हो, उसको आप लिख दोगे सीधे एडजस्टमेंट में, क्योंकि ये तो ट्रेड की वजह से प्रॉफिट हुआ है। स्टॉक में थोड़ा ना इंक्रीज़ हुई है, ट्रेड किया ना आपने, 120 का स्टॉक आपने 130 पे बेच दिया, तो ट्रेड की वजह से फ़ायदा हुआ, ट्रेडिंग प्रॉफिट जाता है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट इज़ लाइक ट्रेडिंग अकाउंट। अब आते हैं स्टॉक सरप्लसेस पर। स्टॉक सरप्लस का मतलब है कि स्टॉक में सरप्लस हुआ है, आपके स्टॉक में इंक्रीज़ हुई है। अब यूजुअली नॉर्मली स्टॉक में इंक्रीज़ होती नहीं है। आप क्लोथ ले लो, आप डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हो, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो कभी ऐसा होगा कि कल तक मेरे पास 10 बॉक्सेस थे या 10 शर्ट्स पड़ी थी और अब वो उसमें सरप्लस हो गया, आई हैव गॉट 12, ऐसा तो नहीं होता। तो सरप्लस जो होता है ना, स्टॉक का सरप्लस, वो यूजुअली होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में। सो क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं हिंट दे देंगे कि जो स्टॉक का सरप्लस है वो किस वजह से हुआ है। ठीक है, अब अगर स्टॉक का सरप्लस है तो उसमें भी वही लॉजिक अप्लाई हो रहा है जो एबनॉर्मल लॉस में हो रहा है। ठीक है,
अब अगर आपके स्टॉक में सरप्लस हो गया तो आप तो इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, आप तो इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करते हो ना। आपका जो सरप्लस अगर इस अकाउंट में दिख रहा है तो वो तो इनवॉइस प्राइस पे है। तो जो उसकी लोडिंग है, लोडिंग तो ट्रेड की वजह से मिलेगी ना, जो लोडिंग मिलेगी वो ट्रेडिंग की वजह से है। सो लोडिंग ऑफ स्टॉक सरप्लस will go in adjustment and cost of the surplus will go in P&L, ठीक है। तो ये लॉजिक याद रखो। अब ये हमारा अकाउंट बन गया, ओके। अब ये चीज़ें मैं रब कर रही हूँ क्योंकि वी आर टू मेक अदर अकाउंट्स ऑल्सो। यहीं पे विल बी मेकिंग अदर अकाउंट्स फॉर्मेट्स ऑल्सो सो दैट यू आर क्लियर, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सारी चीज़ों की। अब देखो हमारे अकाउंट्स में जो प्रॉफिट और लॉस निकालना है ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है, स्टॉक अकाउंट। क्यों? क्योंकि सारा प्रॉफिट का जो रिलेशनशिप है वो तो स्टॉक से है, ठीक है। सो मेनली तो हमें स्टॉक अकाउंट ही बनाना होता है और उसके बेसिस पर हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका जो भी प्रॉफिट का कंपोनेंट था वो सारा आपका स्टॉक में दिख रहा है। आप स्टॉक को चेक करोगे, आपको उसमें प्रॉफिट का कंपोनेंट नज़र आता है कि इनवॉइस प्राइस के अंदर लोडिंग छुपी हुई है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा पे स्टॉक को सेल कर दिया है तो उसकी भी आपका जो प्रॉफिट है ट्रेडिंग सरप्लस है ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है, अपरेंट प्रॉफिट बोलो, ट्रेडिंग प्रॉफिट बोलो, वो सारा है हमारे पास, है ना। तो ये तो सब यहाँ पे दिख रहा है मुझे। सो अब आपको क्या करना है, इसके बाद डायरेक्टली हम बना सकते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, एंड ब्रांच P&L अकाउंट। सो ये 1 बाय 1 करके हम बनाते हैं। यहीं से इसलिए बना रहे हैं कि आपको इनका क्रॉस कनेक्शन समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब समझिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट की तरह तो होता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि स्टॉक तो हमने अलग रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब हमें जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ये हमें किस लिए बनाना है, ग्रॉस प्रॉफिट या ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। और आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या होता है इन ब्रांचेस के केस में, अगर आपने 100 रुपीज़ कॉस्ट का गुड्स, ठीक है, इनवॉइस किया है 120 पे विद द इंस्ट्रक्शन कि इसको सेल कर दो से 150 पे, तो आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो ट्रेड का प्रॉफिट है वो तो ये है, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 50 रुपीज़। बट इस प्रॉफिट में यू हैव दिस लोडिंग विच इज़ योर सीक्रेट प्रॉफिट, ये सीक्रेट प्रॉफिट है, एंड दिस इज़ द नॉन प्रॉफिट, और यू कैन कॉल इट अपरेंट प्रॉफिट। अपरेंटली नज़र आ रहा है ना, मैनेजर को तो यही नज़र आएगा ना, 120 पे गुड्स आ रहे हैं, 150 पे सेल कर रहा हूँ, अपरेंटली प्रॉफिट हो रहा है। इसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट का पार्ट भी बोलते हैं, है ना। ऑल्दो देखो पूरा प्रॉफिट तो 50 है, ग्रॉस प्रॉफिट 50 है, लेकिन ये स्प्लिट है, कुछ सीक्रेट है कुछ नोन है। तो अब हमें जब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है तो हम क्या करते हैं, वी टेक ब्रांच स्टॉक अकाउंट एज अ बेस। अब इसमें लोडिंग्स को ढूंढो, सबसे पहले हम सीक्रेट प्रॉफिट ही रिकॉर्ड करेंगे। तो जहाँ जहाँ लोडिंग्स छुपी हुई हैं उन लोडिंग्स को आपको रिकॉर्ड कर लेना है एज अ सीक्रेट प्रॉफिट। तो यहाँ आपके पास लोडिंग कहाँ छुपी हुई है, लोडिंग छुपी हुई है ओपनिंग स्टॉक में, लोडिंग छुपी हुई है गुड्स सेंट में। सो डेबिट से आप इसकी लोडिंग क्या कर देंगे, क्रेडिट। सो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, जो स्टॉक होता है उसका वैल्यूएशन का अकाउंट होता है स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक इनटू लोडिंग अपॉन इनवॉइस प्राइस, ठीक है ना, लोडिंग का प्रोपोर्शन ये आपका आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग। अच्छा, अब गुड्स भी आपको भेजे थे, तो जब आपको गुड्स भेजे थे उसमें भी लोडिंग छुपी हुई थी, तो उसमें भी सीक्रेट प्रॉफिट था, तो लोडिंग का प्रोपोर्शन ले लिया यहाँ भी। ये आपके सीक्रेट प्रॉफिट्स आ गए कि ये ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक था और ये क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ये गुड्स सेंट थे, तो इनमें इतना सीक्रेट प्रॉफिट है। तो आप ये सोच रहे होगे हेड ऑफिस में बैठ के कि अगर ब्रांच के पास मान लो 10,000 रुपीज़ का ओपनिंग स्टॉक था और ब्रांच को मैंने 1,10,000 रुपीज़ के गुड्स और भेजे,
तो टोटल ब्रांच के पास स्टॉक आ गया 1,20,000 का। तो इस पे जितनी भी लोडिंग है, मान लो लोडिंग का प्रोपोर्शन 10% है, 1/10 है, 1/5 है, जो भी है, तो आप सोच रहे हो कि ये तो प्रॉफिट मुझे मिलेगा। अब जैसे यहाँ लोडिंग का कंपोनेंट है, क्रेडिट साइड में भी कहीं लोडिंग का कंपोनेंट छुपा हुआ है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका स्टॉक, वो कंपोनेंट जो कि आप रियलाइज नहीं कर रहे हो। आप समझ रहे हो? ये जब आपने गुड्स रिटर्न किए, यू रिटर्न गुड्स, तो अगर आपने 1,20,000 के गुड्स ब्रांच को भेजे, उसमें से ब्रांच आपको 15,000 के गुड्स रिटर्न कर देती है, तो क्या इसका प्रॉफिट आप अर्न करोगे? आप हेड ऑफिस में बैठे हो ना, हेड ऑफिस में वर्किंग कर रहे हो, आपने कहा 120 के गुड्स टोटल भेज दिए थे, इनका प्रॉफिट अर्न हो जाएगा, यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएगा। लेकिन इतना स्टॉक तो वापस मिल गया, तो ये तो प्रॉफिट आएगा नहीं। इसका मतलब जो क्रेडिट साइड में स्टॉक ट्रांजैक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट पार्ट ऑन विच यू विल नॉट अर्न प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट ब्रांच नहीं दे सकती, क्योंकि ब्रांच ने ये गुड्स आपको भेज दिए। सो जो रिटर्न्स हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स रिटर्न्ड, जो रिटर्न हो गए ना ब्रांच से, उस पर प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती वो। जब आपको स्टॉक ही वापस भेज दिया तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे ना? तो इसकी लोडिंग हमें काटनी पड़ेगी। ये प्रॉफिट टोटल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये नहीं मिल सकता। सिमिलरली जो क्लोजिंग स्टॉक है, जहाँ इनवॉइस प्राइस है ना, वहाँ पे लोडिंग का कंपोनेंट है, उसको हटाना है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक है, अब जब ब्रांच ने ये स्टॉक क्लोजिंग में दिखा दिया, ये बेच ही नहीं पाई, तो क्या अर्न हुआ प्रॉफिट? आप सोचो ना, आपने ब्रांच को स्टॉक भेजा, आपने प्रॉफिट बड़े आराम से यहाँ लिख लिया कि हमें ये प्रॉफिट मिलेगा, लोडिंग मिलेगी, लेकिन ब्रांच कह रही है जी ये स्टॉक तो हमारे पास बच गया है। इसका मतलब प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ। तो जब प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ तो उसके स्टॉक का रिजर्व भी बचेगा। तो क्योंकि ये अर्न नहीं हुआ, आपका प्रॉफिट कम हुआ है ना। सो क्लोजिंग स्टॉक प्लस स्टॉक इन ट्रांजिट, इस पूरे की जो लोडिंग है वो आप अर्न नहीं कर पाए हो, तो ये आप कैंसिल करो। सो अब ये आपका अकाउंट क्या दिखा रहा है? इट इज़ शोइंग यू सीक्रेट प्रॉफिट अर्नड बाय द ब्रांच। प्लीज़ रिमेंबर, ये वो प्रॉफिट दिखाएगा जो अर्न करोगे। अर्न कब करते हैं? जब सेल होती है। तो जब आपने गुड्स भेजे, आपने प्रॉफिट तो इजीली लिख लिया, ये मान लिया कि भैया हमें ना ये प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। गुड्स भेजे आपने, इमिजिएटली उसका भी प्रॉफिट लिख लिया, जी ये प्रॉफिट हमें मिलेगा, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन ब्रांच ने तो कुछ गुड्स वापस कर दिए, तो उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ब्रांच के पास स्टॉक बच गया, उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो जो स्टॉक की ट्रांजैक्शंस थी, उनकी लोडिंग्स जो हैं वो आपके शो कर रही हैं क्या? दे आर शोइंग यू सीक्रेट प्रॉफिट्स दैट यू आर अर्निंग, या जो अर्न नहीं कर पाए। तो अब सीक्रेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है, सीक्रेट प्रॉफिट है जो आपने अर्न किया। ये तो सिर्फ स्टॉक के बेसिस पे है, लेकिन ब्रांच के पास तो और भी बहुत सारे प्रॉफिट लॉसेस हो रहे हैं ना। ये जो है, ये ट्रेड का लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो अब इसको एडजस्ट करो फॉर द ट्रेड लॉसेस। सो ट्रेड लॉसेस में आपके पास क्या आ जाएगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट में से क्या आ गया? ट्रेड लॉस। ठीक है, ट्रेड लॉस क्या होता है? व्हेन यू मेक सेल्स एट अ प्राइस बिलो इनवॉइस प्राइस। ऑफ कोर्स हेड ऑफिस कह रहा है तभी करते हो। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, तो वो सारा आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस है, तो अगर आपने अकाउंट्स सही से लिखे हुए हैं तो लोडिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ये सारे यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करने हैं। ये तीनों लॉसेस आ गए। अब इधर से प्रॉफिट ले लो। सो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अपरेंट प्रॉफिट, ये सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग से अकाउंट बन रहा है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे हो। लोडिंग ऑफ सरप्लस, ठीक है ना, लोडिंग ऑफ स्टॉक सरप्लस, ये सब लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब इसमें आपके पास क्या आ गया है? एंटायर प्रॉफिट आ गया है।
समझ रहे हो? तो ये जो आपका अपरेंट प्रॉफिट था ये भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, लोडिंग आपके स्टॉक सरप्लस की ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ से जो लॉसेस के कंपोनेंट्स थे तीनों, ओके, ऑल थ्री, तो ये आपके सारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ये आपको समझना है कि किस किस तरह से हमारे अकाउंट्स इसमें आ रहे हैं। पहले हमारे पास दो चीज़ें आई जो स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थी, उसके बाद हमने लॉसेस और सरप्लसेस को लिख दिया। सो नाउ दिस अकाउंट इज़ डन विद, ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और वो जनरल P&L अकाउंट में हम लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। सो जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। अगर डिफरेंस इज कमिंग ऑन दिस साइड इट मीन्स यू हैव गॉट अ लॉस, तो लॉस आ जाएगा। अब जो ब्रांच P&L अकाउंट है वो कंटिन्यू होगा यहाँ से। सो फॉर वांट ऑफ स्पेस मैं इसके नीचे नहीं बना रही हूँ, आई एम मेकिंग इट हियर। ऑल्दो इसमें ना क्या है कि क्रॉस पोस्टिंग भी इतनी कुछ है नहीं। अब आपके पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट ले लेते हो। अब कोई भी अकाउंट बनाओ, हमेशा ना पिछले अकाउंट का बेस ज़रूर लेके चलो। सो इस P&L अकाउंट में क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको स्टॉक अकाउंट से लेनी है। यहाँ से तो आपने GP ले लिया, इस अकाउंट से आपको क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ सरप्लस एंड कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सो ले लो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में से ले लो कॉस्ट ऑफ सरप्लस, और यहाँ से आप ले लो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस के साथ याद रखो, अगर आपका कुछ इंश्योरेंस क्लेम है तो वो भी साथ के साथ लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहे होगे, आपके पास वैल्यूज सारी होंगी। अब P&L अकाउंट हम बनाते हैं टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में हमारे पास क्या होता है, वी आर टू कैंसिल ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, ब्रांच कैश अकाउंट में से सारे ब्रांच एक्सपेंसेस लेंगे, ठीक है। बट ये क्योंकि हमारा अकाउंट बनता है एक्रूवल बेसिस पे, सो ऐड आउटस्टैंडिंग, जो इस ईयर के आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करो, और प्रीपेड एट दी एंड, जो इस ईयर के प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, आ गया, ओके। अब क्या है, ये तो कैश एक्सपेंसेस हो गए ना, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, मैनेजर की कमीशन भी हो सकता है हो, ठीक है, वो सब आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ब्रांच डेटर अकाउंट से कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, क्या क्या होते हैं, आपने उनको डिस्काउंट दिया। आपके पास बेड डेट्स आए, यू मे हैव टू क्रिएट प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स, है ना। तो जो कुछ कहा है वो सब ले लो, सब टोटल कर दो यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट से डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इफ़ यू हैपन टू सेल एनी एसेट तो उसका भी लॉस ऑन सेल आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल आ जाएगा। पैटी कैश अकाउंट अगर मेंटेन कर रहे हो तो पैटी कैश से एक्सपेंसेस आएंगे, रिमेंबर एक्सपेंसेस, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट बेस्ड ऑन एक्रूवल सिस्टम, ठीक है। तो हमने मेजर सारे एक्सपेंसेस इसमें कवर कर लिए। तो अब यहाँ से हमारे पास जो डिफरेंस आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो हमारा होगा ब्रांच प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल P&L अकाउंट में। अगर डिफरेंस इधर आता है तो इसे लॉस बोलते हैं, अदरवाइज ये प्रॉफिट है। सो वी विल बी हैविंग आइदर ऑफ द टू, ठीक है। यहाँ हमारे पास प्रॉफिट बचेगा या लॉस आ जाएगा। सो इस तरह से हम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में वी कैलकुलेट ब्रांच प्रॉफिट और लॉस। सो मेन ये अकाउंट्स हैं, ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ वी आर टू प्रिपेयर से ये हटाते हैं, अब इन्हीं से हमारे सारे अकाउंट्स जो हैं और बनेंगे। सो कुछ अकाउंट्स के फॉर्मेट्स आई एम नॉट मेकिंग हियर, मैं साथ के साथ आपको 1 बाय 1 नहीं बना के बताऊंगी, क्योंकि वो अकाउंट्स ऐसे हैं जो वी हैव स्टडीड अंडर डेटा सिस्टम ऑल्सो। सो हमें उनके फॉर्मेट्स तो पता हैं, बट वी आर टू रिमेंबर इज देयर अप्रोप्रिएट अकाउंट नेम्स, नाम याद रखने हैं, बाकी हमें पता है, ओके। मैं सिर्फ रेलेवेंट अकाउंट्स बता रही हूँ। जैसे अब हम बनाते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में क्या लिखना होता है, इट इज़ अ समरी ऑफ गुड्स
सेंट, कह रहे हो ना गुड्स सेंट, तो जो गुड्स सेंट हुए हैं उनकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी समरी है. सो ये एक अकाउंट है विच इज़ नॉट अ न्यू अकाउंट, अगेन इट्स अ रिजल्टेंट अकाउंट. रिजल्टेंट अकाउंट वो होते हैं जो प्योरली क्रॉस एंट्री से बनते हैं. जैसे जब गुड्स सेंट किए या गुड्स रिटर्न किए तो वो कहाँ रिकॉर्ड हुए, ब्रांच स्टॉक में. सो आप ब्रांच स्टॉक में, ये रहा आपका गुड्स सेंट और ये रहा आपका गुड्स रिटर्न, तो इनकी क्रॉस एंट्री कर दो. ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच किस पे करोगे, इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि स्टॉक तो इनवॉइस प्राइस पे बना था. सिमिलरली ब्रांच स्टॉक अकाउंट रिटर्न्स किस पे करोगे, इनवॉइस प्राइस पे. अच्छा, अब है तो इनवॉइस प्राइस पे लेकिन करना तो स्टॉक पे कन्वर्ट है, तो इनकी लोडिंग कहाँ पे डाली थी हमने, इनकी लोडिंग की रिकॉर्डिंग की थी हमने एडजस्टमेंट अकाउंट में. सो यहाँ से इनकी एक क्रॉस एंट्री कर दो. सो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, लोडिंग ऑफ रिटर्न्स, और इधर आ जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, लोडिंग ऑफ गुड्स सेंट. सो देखो क्या हुआ, फाइनली गुड्स सेंट यहाँ लिखे इनवॉइस प्राइस पे और इसकी लोडिंग कैंसिल हो गई. सो इन अ वे हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट. लाइकवाइज you have written goods returned here and you have cancelled its loading on the opposite side. So net return भी आ गए at cost. ठीक है ना. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सेंट. नेट का मतलब होता है लेस ऑफ रिटर्न्स, ये आ गया ना. सो दिस अफेक्ट्स द ट्रेडिंग अकाउंट और परचेजेज अकाउंट. ये हेड ऑफिस की परचेजेज में से या उनके ट्रेडिंग अकाउंट में से एडजस्ट करते हैं, बिकॉज दिस मच ऑफ गुड्स जितने ब्रांच को भेज दिए वो हेड ऑफिस के पास अपने लिए अवेलेबल नहीं है. ठीक है, ये हो जाता है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट. ओके, अब है आपका एक और अकाउंट है विच इज़ ऑल्सो अ रिजल्टेंट अकाउंट, वो भी मैं यहाँ पर उसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेती हूँ. इट इज़ स्टॉक रिजर्व अकाउंट. अब स्टॉक रिजर्व क्या है, एक वैल्यूएशन अकाउंट है एंड इट रिप्रेजेंट्स लोडिंग ऑफ द स्टॉक्स. आप ये स्टॉक का रिजर्व मेंटेन कर रहे हो तो इसे स्टॉक अकाउंट से बनाओ. देखो स्टॉक अकाउंट शो कर रहा है डेबिट बैलेंस एट इनवॉइस प्राइस, लेकिन हम बैलेंस शीट में तो इनवॉइस नहीं लिखते हैं, हमें क्या लिखना है, कॉस्ट. इसका मतलब इसकी लोडिंग का इक्वल एंड ऑपोजिट बैलेंस होना चाहिए. इक्वल मतलब प्रोपोर्शनेट. तो अगर स्टॉक का बैलेंस डेबिट है तो रिजर्व का बैलेंस क्या होना चाहिए, क्रेडिट. ठीक है, ये क्या है, लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक. ओके, अब इस लोडिंग का क्या किया, डू वी कीप इट विद अस, नो. ये लोडिंग तो हम ब्रांच एडजस्टमेंट में क्लोज कर देते हैं. ठीक है, तो इसे हम ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये वाली लोडिंग. अब क्लोज में क्या होगा, आपका स्टॉक का बैलेंस है इनवॉइस प्राइस पे, सो यू शुड हैव proportionate balance on the opposite side. Loading of closing stock plus stock in transit. ठीक है, और ये कहाँ पे गया था, ये भी एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था. सो ये एक रिजल्टेंट अकाउंट है. रिजल्टेंट मतलब हमने ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई हैं और उन्हीं में से हमने इसे पिक किया है. ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक था, उसकी लोडिंग ऑपोजिट साइड एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र हुई. सिमिलरली ये क्लोजिंग स्टॉक का इक्वल मतलब प्रोपोर्शनेट एंड ऑपोजिट बैलेंस है जो एडजस्टमेंट में किया. सो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर दीज अकाउंट्स. ये मेन अकाउंट्स हैं 5. अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी जो अकाउंट्स हैं दीज आर द वंस विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. हम अकाउंट में सिर्फ उनके जो अकाउंट नेम हैं उनको अप्रोप्रिएट करेंगे, बाकी हमारा यही काम रहने वाला है. अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें याद रख लो, वन फाइनल पॉइंट, वो ये है कि बाकी सब में तो हमें पता होता है कि क्या बैलेंसेस आने हैं. स्टॉक अकाउंट में क्या होता है, मैनी अ टाइम्स हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है और हम अकाउंट को जब डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पर हमें लॉस मिलता है या हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है.
ठीक है, तो अब उसे क्या माने? अगर हमारे पास लॉस आया तो ये नॉर्मल है या एब नॉर्मल है? ठीक है ना, इसे क्या माना जाएगा? सो आपका क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपका स्मॉल अमाउंट आता है, लॉस का अमाउंट अगर स्मॉल है तो ये नॉर्मल है, ठीक है, और अगर अमाउंट रिलेटिवली लार्ज है तो ये एब नॉर्मल लॉस है। ठीक है, ओके, ये याद रखना है। ये ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लो आप ऑयल्स में भी डील कर रहे हो, अब लीकेज वगैरह की वजह से नुकसान होता है तो थोड़ा बहुत तो नॉर्मल है, लेकिन मान लो आपका मेजर लॉस हो गया, आप स्टॉक देख रहे हो, स्टॉक का बैलेंस है 50,000 और यहाँ पे डिफरेंस भी आ रहा है से 30,000, सो इतना तो लीकेज नहीं होगा ना, इसका मतलब कुछ एबनॉर्मल रीजंस की वजह से ही लॉस हुआ है ना। तो जब भी लॉसेस का अमाउंट छोटा निकल के आता है, ये तब है जब हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन हमें बताएगा तो वो तो हमें बता देगा कि भाई ये लॉसेस हैं, है ना, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। जैसे नॉर्मल लॉस में आ जाता है लीकेज है, स्पिलेज है, पिल्फरेज है। एबनॉर्मल लॉसेस में आ जाते हैं आपके लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट और शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, ये आ जाते हैं। ये सब एब नॉर्मल होते हैं, है ना। तो तब आ दिए हुए हैं, कर लोगे, लेकिन खुद से सॉल्व करोगे तो अमाउंट्स का ध्यान रखोगे। सिमिलरली सरप्लस में क्या होता है कि अगर आपका स्टॉक का सरप्लस आ रहा है, सो इसमें ऑथर्स का डिफरेंट ओपिनियन है। सम पीपल सेज कि सरप्लस को हमेशा ही हमें स्टॉक की वैल्यू मान के स्प्लिट करना है, और कुछ ऐसे ऑथर्स हैं हु आर ऑफ द ओपिनियन कि ऐसे स्टॉक में तो कभी इंक्रीज होती नहीं है। सो इसलिए अगर डिफरेंस डेबिट में आ रहा है ना, तो उसे हमें क्या ट्रीट करना चाहिए? ट्रेडिंग प्रॉफिट, कि ये सेल की वजह से होगा। स्टॉक थोड़े ना बढ़ जाते हैं बड़े बड़े, हमारा कभी वी हैव वन से 5 चेयर्स एट होम, तो वो अपने आप 6 तो नहीं बन जाती ना। तो स्टॉक अपने आप नहीं बढ़ता है, वो सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में होता है। सो अगर हमारा क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा हिंट दे रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में डील कर रही है ये ब्रांच, तब तो सरप्लस मानेंगे कि स्टॉक का है, कि स्टॉक रियल में बड़ा है, फिजिकली स्टॉक बड़ा है, एंड वी आर टू स्प्लिटेड। अदरवाइज हम इसे ट्रेडिंग का ही प्रॉफिट मानेंगे। ओके, सो नाउ वी कैन सी दीज अकाउंट्स इन फेयर। ये जो हमने वर्किंग समझी है ना, अब एक फेयर में अकाउंट समझ लो कैसे बन रहे हैं। ये हमारा फॉर्मेट है स्टॉक अकाउंट का। देखो, ओपनिंग बैलेंस, गुड्स सेंट, और दूसरी तरफ क्या हो गया? गुड्स रिटर्न, सेल और सेल्स रिटर्न। ठीक है ना, ये तो आ गए। ओपनिंग स्टॉक हो गया, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, और यहाँ पर आ गया क्लोजिंग स्टॉक एंड स्टॉक इन ट्रांजिट। ठीक है, अब बाकी क्या बचा? लॉसेस। तो लॉसेस हमारे किस तरह के हैं? लॉसेस हैं हमारे नॉर्मल हैं, एबनॉर्मल हैं और ट्रेड डेफिसिट है। ये हैं 3 टाइप ऑफ लॉसेस। प्रॉफिट्स कैसे कैसे हैं? ट्रेडिंग सरप्लस है और आपके पास क्या है? स्टॉक सरप्लस है। ट्रेडिंग सरप्लस क्या होता है? जब आप सेल प्राइस ज़्यादा रखते हो इनवॉइस प्राइस से, तो आपको फ़ायदा होता है, तो उसका प्रोपोर्शन लेते हैं। ठीक है, इसे एपरेंट प्रॉफिट का प्रोपोर्शन कहते हैं। ये सॉल्व करना पड़ता है, क्वेश्चंस में पढ़ के देखना पड़ेगा कि क्या अमाउंट है। योर क्वेश्चन विल बी गिविंग यू हिंट कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। कई बार ऐसा भी होगा, आपको कहा जाएगा गुड्स की कॉस्ट प्राइस है से 100, इनवॉइस प्राइस है से 140, ठीक है, टू बी सोल्ड एट दिस ऑन कैश बेसिस, पर क्रेडिट में सेल करोगे तो 150 पे सेल करो। इसका मतलब जब कैश सेल होगी ना, तो कैश सेल में ये वाला ट्रेड सरप्लस नहीं है, इसमें नहीं कैलकुलेट करोगे क्योंकि वो तो इनवॉइस पे बेच रहे हैं। लेकिन जो क्रेडिट सेल है ना, इस पर आपका क्रेडिट सेल का जो भी अमाउंट होगा, इस पर आपका ट्रेड सरप्लस आएगा। और कितना प्रोपोर्शन होगा? कैन यू आइडेंटिफाई? तो ट्रेड सरप्लस, ये क्रेडिट सेल की वजह से कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको? क्रेडिट सेल की वजह से बेनिफिट हो रहा है 10 रुपीज़ का। कितने पे? ऑन एवरी सेल ऑफ 150। जब भी आप 150 की सेल करोगे 10 रुपीज़ का फ़ायदा है। तो ये जो प्रोपोर्शन मैंने यूज़ किया है ना, ये 10/150 है। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ओके, और फाइनली देखो, बैलेंस जो होता है वो अगर स्टॉक नहीं दे रखा तो स्टॉक का ही बैलेंस निकलेगा, अगर ये दे रखा है तो फिर प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। देन दीज आर दी एडजस्टमेंट अकाउंट्स एंड P&L अकाउंट, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं ना। अच्छा, एडजस्टमेंट में क्या है? दीज टू आर कमिंग फ्रॉम द ब्रांच स्टॉक के जो हैं आपके स्टॉक ट्रांजैक्शंस हैं, लोडिंग ऑफ गुड्स रिटर्न एंड स्टॉक रिजर्व, ये तो स्टॉक की ट्रांजैक्शंस हैं। इसके बाद ये आ गए आपके
लॉसेस और ये आ गए आपके प्रॉफिट्स। अच्छा, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो वो यहाँ लिख देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया विच इज़ शिफ्टेड हेयर टू एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर आपका स्टॉक सरप्लस आएगा, इंश्योरेंस क्लेम आएगा, यहाँ एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा, इट्स नॉट लोडिंग, सॉरी, इट इज़ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट आएगी एबनॉर्मल लॉस की। और इसके अलावा आपके एक्सपेंसेस हैं जिसमें आप आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एडजस्ट कर लोगे। पैटी एक्सपेंसेस के लिए पैटी कैश अकाउंट लिख देंगे, सब अकाउंट नेम प्रॉपर होने चाहिए। ब्रांच डेटर अकाउंट लिख दोगे, बेड डेट्स के लिए ब्रांच फर्नीचर अकाउंट लिख दोगे, है ना, ये सब आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे और फाइनली नेट प्रॉफिट आ जाएगा। देन यू हैव डेटर्स अकाउंट, you have cash account, you have fixed asset account, petty cash account, expenses account. Okay, then you have goods sent to branch account, and then you have a stock reserve account also, which I have explained to you. ठीक है, तो इस तरह से हम ये सारे अकाउंट्स बनाते हैं। एंड कंफ्यूज नहीं होना कि इतने सारे अकाउंट्स बन गए, हमें क्या क्या करना है। यू डोंट नीड टू वरी मच, क्योंकि जो मेन अकाउंट्स हैं वो ये हैं, स्टॉक अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट एंड P&L अकाउंट। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो स्टॉक एंड डेटर अकाउंट में क्वेश्चन करना विल नॉट बी अ बिग डील, क्योंकि बाकी अकाउंट्स ऐसे हैं जो बहुत जनरल हैं, वो आप पहले से बना रहे हो। अंडरस्टैंडिंग हमें इन्हीं अकाउंट्स की करनी है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, जो अगर आपको समझ आया है, सो यू कैन solve this question using that system, and I'll be coming up with its solution next time, and then you can verify whether you have understood the question or not. So thank you for the day.